चैप्टर 4 कोनी को हमेशा मिक के साथ अपने रिश्ते की निराशा का अंदेशा रहता था, जैसा कि लोग उसे कहते थे। फिर भी दूसरे पुरुषों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। वह क्लिफोर्ड से जुड़ी हुई थी। वह उसके जीवन का एक अच्छा हिस्सा चाहता था और उसने उसे दे दिया। लेकिन वह एक आदमी के जीवन से एक अच्छा हिस्सा चाहती थी, और यह क्लिफोर्ड उसे नहीं दे सका। कभी कभी माइकेलिस की ऐंठन होती थी, लेकिन जैसा कि वह पूर्वाभास से जानती थी, वह खत्म हो जाएगा। मिक कुछ भी नहीं रख सकता था। यह उसके अस्तित्व का हिस्सा था कि उसे किसी भी तरह का संबंध तोड़ देना चाहिए और फिर से स्वतंत्र, अलग थलग, बिल्कुल अकेला कुत्ता बन जाना चाहिए। यह उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी, भले ही वो हमेशा कहता था, उसने मुझे ठुकरा दिया। दुनिया को संभावनाओं से भरा हुआ माना जाता है, लेकिन ज्यादातर निजी अनुभवों में वे बहुत कम रह जाती हैं। समुद्र में बहुत सारी अच्छी मछलियां हैं, शायद, लेकिन उनमें से ज्यादातर मैकेरल या हेरिंग हैं, और अगर आप खुद मैकेरल या हेरिंग नहीं खाते हैं, तो आपको समुद्र में बहुत कम अच्छी मछलियां मिलेंगी। क्लिफोर्ड प्रसिद्धि और यहाँ तक कि पैसे की ओर कदम बढ़ा रहा था। लोग उसे देखने आते थे। कॉनी के पास लगभग हमेशा कोई ना कोई रग्बी में होता था। लेकिन अगर वे मैकेरल नहीं होते तो वे हेरिंग होते थे। कभी कभी कैटफिश या कॉन्गर ईल भी मिल जाती थी। कुछ नियमित लोग थे जो नियमित रूप से आते थे, वे लोग जो क्लिफोर्ड के साथ कैम्ब्रिज में थे। टॉमी ड्यूक्स थे, जो सेना में रह चुके थे और ब्रिगेडियर जनरल थे। सेना मुझे सोचने का समय देती है और मुझे जीवन की लड़ाई का सामना करने से बचाती है, उन्होंने कहा। चार्ल्स मे नामक एक आयरिश व्यक्ति था, जिसने तारों के बारे में वैज्ञानिक रूप से लिखा था। एक और लेखक हैमंड था। सभी क्लिफोर्ड की ही उम्र के थे, उस समय के युवा बुद्धिजीवी। वे सभी मन के जीवन में विश्वास करते थे। इसके अलावा आप जो कुछ भी करते थे वह आपका निजी मामला था, और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यह पूछने के बारे में नहीं सोचता कि वह किस समय शौचालय जाता है। ये किसी और के लिए दिलचस्प नहीं है, सिवाय संबंधित व्यक्ति के। और इसी तरह आम जीवन के ज्यादातर मामले, आप पैसे कैसे कमाते हैं, या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं या नहीं, या आपके कोई अफेयर है या नहीं, ये सभी मामले सिर्फ संबंधित व्यक्ति से जुड़े होते हैं, और शौचालय जाने की तरह इनमें किसी और की कोई दिलचस्पी नहीं होती। यौन समस्या के बारे में पूरी बात, हेमंड ने कहा, जो एक लंबा पतला आदमी था, जिसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, लेकिन टाइपराइटर से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था, ये है कि इसका कोई मतलब नहीं है। सख्ती से कोई समस्या नहीं है। हम किसी पुरुष के साथ शौचालय में नहीं जाना चाहते, तो हम उसके साथ एक महिला के साथ बिस्तर पर क्यों जाना चाहेंगे? और यही समस्या है। अगर हम एक चीज पर दूसरे से अधिक ध्यान नहीं देते, तो कोई समस्या नहीं होगी। ये सब पूरी तरह से बेतुका और व्यर्थ है, ये गलत जिज्ञासा का विषय है। बिल्कुल, हैमंड, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई जूलिया से प्यार करना शुरू कर दे, तो आप उबलने लगते हैं, और अगर वह जारी रखता है, तो आप जल्द ही उबलने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जूलिया हैमंड की पत्नी थी। क्यों? बिल्कुल। अगर वह मेरे ड्राइंग रूम के किसी कोने में पेशाब करने लगे तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। इन सब चीजों के लिए एक जगह होती है। तुम्हारा मतलब है कि अगर वह किसी गुप्त कोने में जूलिया के साथ प्रेम संबंध बनाए तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। चाली में थोड़ा व्यंग्यात्मक था, क्योंकि उसने जूलिया के साथ बहुत कम छेड़खानी की थी, और हैमंड ने बहुत बुरी तरह से उसका मजाक उड़ाया था। बेशक मुझे बुरा लगेगा। सेक्स मेरे और जूलिया के बीच की एक निजी बात है, और बेशक मुझे इस बात से भी बुरा लगेगा कि कोई और इसमें शामिल होने की कोशिश करे। वास्तव में, दुबले पतले और झाइयों वाले टॉमी ड्यूक्स ने कहा, जो मई की तुलना में बहुत अधिक आयरिश लग रहे थे, जो पीली और मोटी थी। वास्तव में, हैमंड, आपके पास एक मजबूत संपत्ति वृत्ति है, और आत्मा पुष्टि की एक मजबूत इच्छा है, और आप सफलता चाहते हैं। चूंकि मैं निश्चित रूप से सेना में था, इसलिए मैं दुनिया के रास्ते से हट गया, और अब मैं देखता हूं कि पुरुषों में आत्मा पुष्टि और सफलता की लालसा कितनी प्रबल है। यह बहुत अधिक विकसित है।
हमारा पूरा व्यक्तित्व इसी तरह से चला है। और निश्चित रूप से आप जैसे पुरुष सोचते हैं कि वे एक महिला के समर्थन से बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप इतने ईर्ष्यालु हैं। यही आपके लिए सेक्स है। सफलता लाने के लिए आपके और जूलिया के बीच एक महत्वपूर्ण छोटा डायनामो। यदि आप असफल होने लगे तो आप चाली की तरह फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे, जो सफल नहीं है। आप और जूलिया जैसे विवाहित लोगों पर यात्रियों के ट्रंक की तरह लेबल लगे होते हैं। जूलिया को मिसेज अर्नोल्ड बी. हेमंड नाम दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे रेलवे पर किसी का ट्रंक होता है। और आपको अर्नोल्ड बी. हेमंड, सीओ मिसेज अर्नोल्ड बी. हेमंड नाम दिया गया है। ओह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन के जीवन को एक आरामदायक घर और बढ़िया खाना पकाने की ज़रूरत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे भावी पीढ़ी की भी ज़रूरत होती है। लेकिन ये सब सफलता की वृत्ति पर निर्भर करता है। यही वह धुरी है जिस पर सभी चीज़ें घूमती हैं। हेमंड काफ़ी परेशान दिख रहा था। उसे अपने दिमाग की ईमानदारी पर गर्व था और इस बात पर भी कि वह समय का पाबंद नहीं है। फिर भी वह सफलता चाहता था। ये बिल्कुल सच है, आप नकदी के बिना नहीं रह सकते, मी ने कहा। जीने और साथ चलने के लिए आपके पास एक निश्चित मात्रा में नकदी होनी चाहिए। यहाँ तक कि यह सोचने के लिए भी कि आपके पास एक निश्चित मात्रा में पैसा होना चाहिए, या आपका पेट आपको रोक देगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सेक्स के लेबल को छोड़ सकते हैं। हम किसी से भी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हमें किसी भी महिला से प्यार करने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए जो हमें इस तरह से चाहती है? क्लिफोर्ड ने कहा। वह कामुक केल्ट बोल रहा है। कामुक? अच्छा, क्यों नहीं? मैं नहीं देख सकता कि मैं किसी महिला के साथ सोने से उसे कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाता हूं, जितना कि उसके साथ नाचने से, या यहाँ तक कि मौसम के बारे में उससे बात करने से। यह विचारों के बजाय सिर्फ संवेदनाओं का आदान प्रदान है, तो क्यों नहीं? खरगोशों की तरह ही स्वच्छंद बनो, हेमंड ने कहा। क्यों नहीं? खरगोशों में क्या समस्या है? क्या वे विक्षिप्त, क्रांतिकारी मानवता से भी बदतर हैं, जो नर्वस नफरत से भरी हुई है? लेकिन फिर भी हम खरगोश नहीं हैं, हेमंड ने कहा। बिल्कुल सही। मेरे पास मेरा दिमाग है, मुझे कुछ खगोलीय मामलों में कुछ गणनाएं करनी हैं जो मेरे लिए जीवन या मृत्यु से भी ज्यादा चिंताजनक हैं। कभी कभी अपच मुझे परेशान करती है। भूख मुझे बुरी तरह से परेशान करती है। उसी तरह भूखे सेक्स से भी मुझे परेशानी होती है। फिर क्या? हेमंड ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैंने सोचा था कि अतिभोग से उत्पन्न यौन अपच आपके लिए अधिक गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न करेगी। नहीं, मैं खुद को ज्यादा नहीं खाता और मैं खुद को ज्यादा नहीं चोदता। ज्यादा खाने के बारे में किसी के पास विकल्प होता है, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भूखा मार देंगे। बिल्कुल नहीं। आप शादी कर सकते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? हो सकता है कि यह मेरे दिमाग की प्रक्रिया के अनुकूल न हो। शादी मेरी मानसिक प्रक्रियाओं को और बेकार कर सकती है। मैं उस तरह से ठीक से नहीं घूमा हूँ, और इसलिए मुझे एक साधु की तरह एक पिंजरे में जंजीरों में जकड़ा जाना चाहिए। सब सड़ांध और गंदगी है, मेरे बेटे। मुझे जीना चाहिए और अपना हिसाब किताब करना चाहिए। मुझे कभी कभी महिलाओं की ज़रूरत होती है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, और मैं किसी की नैतिक निंदा या निषेध को भी अस्वीकार करता हूँ। मुझे एक महिला को मेरे नाम, लेबल, पते और रेलवे स्टेशन के साथ घूमते हुए देखना शर्म की बात होगी, जैसे कि अलमारी का डिब्बा। इन दोनों पुरुषों ने जूलिया के साथ छेड़खानी के लिए एक दूसरे को माफ़ नहीं किया था। ड्यूक्स ने कहा। चार्ली, यह एक मज़ेदार विचार है कि सेक्स बातचीत का ही एक और रूप है, जहां आप शब्दों को कहने के बजाय उन्हें क्रियान्वित करते हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सच है। मुझे लगता है कि हम महिलाओं के साथ उतनी ही संवेदनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, जितना हम मौसम आदि के बारे में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सेक्स एक पुरुष और महिला के बीच एक तरह की सामान्य शारीरिक बातचीत हो सकती है। आप किसी महिला से तब तक बात नहीं करते जब तक आपके विचार समान न हों, यानी आप किसी भी रुचि के साथ बात नहीं करते।
और इसी तरह जब तक कि आपके पास किसी महिला के साथ कोई भावना या सहानुभूति समान न हो, आप उसके साथ नहीं सोएंगे। लेकिन अगर किसी महिला के प्रति आपके मन में सही भावना या सहानुभूति है, तो आपको उसके साथ सोना चाहिए, मी ने कहा। उसके साथ बिस्तर पर जाना ही एकमात्र सभ्य बात है। ठीक वैसे ही, जब आप किसी से बात करने में रुचि रखते हैं, तो एकमात्र सभ्य बात यह है कि आप अपनी बात खुलकर कहें। आप अपनी जीभ को दांतों के बीच दबाकर नहीं रखते, आप बस अपनी बात कह देते हैं। और दूसरी तरफ भी यही बात है। नहीं, हेमंड ने कहा, ये गलत है। उदाहरण के लिए, तुम अपनी आधी ताकत महिलाओं पर बर्बाद कर देते हो। तुम कभी भी वह नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे जैसे अच्छे दिमाग के साथ। बहुत कुछ दूसरी तरफ चला जाता है। शायद ऐसा हो, और तुम में से बहुत कम लोग इस तरह से जाते हैं। हेमंड, मेरे बेटे, चाहे तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम अपने मन की पवित्रता और अखंडता बनाए रख सकते हो, लेकिन ये बहुत शुष्क हो रहा है। तुम्हारा शुद्ध मन, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, उतना ही शुष्क होता जा रहा है। तुम बस इसे कमतर आंक रहे हो। टॉमी ड्यूक्स जोर से हंसने लगे। जाओ, तुम दोनों दिमाग, उसने कहा, मेरी तरफ देखो। मैं कोई उच्च और शुद्ध मानसिक कार्य नहीं करता, बस कुछ विचारों को नोट कर लेता हूँ। और फिर भी मैं न तो शादी करता हूँ और न ही महिलाओं के पीछे भागता हूँ। मुझे लगता है कि चार्ली बिल्कुल सही है। अगर वो महिलाओं के पीछे भागना चाहता है, तो वह बहुत बार भागना बंद कर सकता है। लेकिन मैं उसे भागने से नहीं रोकूंगा। जहाँ तक हेमंड की बात है, तो उसे संपत्ति की समझ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सीधी सड़क और संकरा द्वार उसके लिए सही हैं। आप देखेंगे कि वह पढ़ाई पूरी करने से पहले ही एक अंग्रेज साहित्यकार बन जाएगा। सिर से पैर तक ABC। फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस एक व्यंग्य। और तुम्हारा क्या, क्लिफोर्ड? क्या तुम्हें लगता है कि सेक्स दुनिया में सफलता पाने के लिए एक आदमी की मदद करने वाला डायनामो है? क्लिफोर्ड इन दिनों बहुत कम बात करता था। वो कभी खुलकर बात नहीं करता था। उसके विचार वास्तव में इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि वे इसके लिए तैयार हो सके। वह बहुत भ्रमित और भावुक था। अब वो शर्मा गया और असहज लग रहा था। ठीक है, उन्होंने कहा, चूंकि मैं स्वयं युद्ध में नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस मामले पर कुछ भी कहने को नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, ड्यूक्स ने कहा, तुम्हारा सिर किसी भी तरह से युद्ध के लायक नहीं है। तुम्हारा दिमाग स्वस्थ और अक्षुण्ण है, इसलिए हमें अपने विचार सुनने दीजिए। ठीक है, क्लिफोर्ड ने हकलाते हुए कहा, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा जानकारी है। मुझे लगता है कि शादी करके सब कुछ खत्म कर देना मेरे हिसाब से सही होगा। हालांकि एक पुरुष और एक दूसरे की परवाह करने वाले महिला के बीच यह एक अच्छी बात है। कौन सी महान बात है? टॉमी ने कहा। ओह, यह अंतरंगता को पूर्ण करता है, क्लिफोर्ड ने कहा, ऐसी बातचीत में एक महिला के रूप में असहज। खैर, चार्ली और मेरा मानना है कि सेक्स बातचीत की तरह ही एक तरह का संचार है। कोई भी महिला मेरे साथ सेक्स पर बातचीत शुरू करे, और मेरे लिए ये स्वाभाविक है कि मैं उसके साथ बिस्तर पर जाकर बातचीत खत्म करूं, और यह सब उचित समय पर हो। दुर्भाग्य से कोई भी महिला मेरे साथ कोई खास बातचीत शुरू नहीं करती, इसलिए मैं खुद ही बिस्तर पर चला जाता हूं, और इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। वैसे भी, मुझे कैसे पता चलेगा? वैसे भी मेरे पास कोई ऐसी खगोलीय गणना नहीं है जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके, और लिखने के लिए कोई अमर रचना नहीं है। मैं तो बस सेना में छिपकर रहने वाला एक आदमी हूँ। सन्नाटा छा गया। चारों आदमी सिगरेट पीने लगे, और कोनी वहीं बैठ गई और अपनी सिलाई में एक और सिलाई लगा दी। हाँ, वो वहीं बैठी रही। उसे चुप रहना पड़ा। उसे चूहे की तरह चुप रहना पड़ा, ताकि इन उच्च मानसिक सज्जनों की अत्यंत महत्वपूर्ण अटकलों में हस्तक्षेप न करे। लेकिन उसे वहां रहना था। उसके बिना वे इतने अच्छे से नहीं रह पाते थे, उनके विचार इतनी सहजता से प्रवाहित नहीं होते थे। क्लिफोर्ड बहुत अधिक स्तब्ध और घबराया हुआ था। कोनी की अनुपस्थिति में वो बहुत जल्दी डर जाता था, और बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती थी। टॉमी,
ड्यूक्स सबसे अच्छा निकला, वो उसकी उपस्थिति से थोड़ा प्रेरित था। हेमंड उसे वास्तव में पसंद नहीं था, वह मानसिक रूप से बहुत स्वार्थी लग रहा था। और चार्ल्स में, हालांकि उसे उसके बारे में कुछ पसंद था, लेकिन वह अपने सितारों के बावजूद थोड़ा अप्रिय और गंदा लग रहा था। कोनी ने कितनी शामें बैठकर इन 4 आदमियों की अभिव्यक्तियां सुनी थीं। ये, और एक या 2 अन्य, ये कि वे कभी कहीं नहीं पहुंचते थे, उसे बहुत परेशान नहीं करता था। उसे सुनना अच्छा लगता था कि वे क्या कहते हैं, खासकर जब टॉमी वहां होता था। यह मजेदार था। पुरुष आपको छूने और अपने शरीर से आपको छूने के बजाय आपको अपने मन की बात बताते थे। ये बहुत मजेदार था, लेकिन कितने ठंडे दिमाग, और यह भी थोड़ा परेशान करने वाला था। वह माइकेलिस के लिए अधिक सम्मान रखती थी, जिसके नाम पर वे सभी इतनी तीखी अवमानना करते थे, एक छोटे से संकर जाति के नौसिखिए और सबसे बुरे किस्म के अशिक्षित भिखारी के रूप में। संकर जाति का हो या न हो, वह अपने ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता था। वह केवल मन के जीवन की परेड में लाखों शब्दों के साथ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमता था। कोनी को दिमाग की जिंदगी बहुत पसंद थी और उसे इससे बहुत मजा आता था, लेकिन उसे लगा कि यह थोड़ा ज्यादा हो गया है। उसे वहां रहना बहुत अच्छा लगता था, उन मशहूर शामों के तंबाकू के धुएं के बीच, जैसा कि वह उन्हें निजी तौर पर अपने पास बुलाती थी। वह असीम रूप से खुश थी, और गर्व भी, कि उसकी मौन उपस्थिति के बिना वे अपनी बात भी नहीं कर सकते थे। उसे विचारों के लिए बहुत सम्मान था, और ये लोग, कम से कम, ईमानदारी से सोचने की कोशिश करते थे। लेकिन किसी तरह वहां एक बिल्ली थी, और वह कूद नहीं रही थी। वे सभी एक जैसी किसी चीज पर बात कर रहे थे, हालांकि वह क्या थी, वह अपनी जान पर खेलकर भी नहीं बता सकती थी। यह ऐसी चीज थी जिसे मिक भी स्पष्ट नहीं कर पाया था। लेकिन फिर मिक कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि बस अपनी जिंदगी जी रहा था, और दूसरों को उतना ही समझा रहा था जितना वे उसे समझाना चाहते थे। वह वास्तव में समाज विरोधी था, यही बात क्लिफोर्ड और उसके साथियों को उससे नापसंद थी। क्लिफोर्ड और उसके साथी समाज विरोधी नहीं थे, वे कमोबेश मानवता को बचाने या उसे निर्देश देने पर तुले हुए थे, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। रविवार की शाम को बहुत सुंदर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत पुनः प्रेम पर आ गई। धन्य है वह बंधन जो हमारे हृदयों को किसी न किसी रूप में बांधता है, टॉमी ड्यूक्स ने कहा। मैं जानना चाहता हूं कि यह बंधन क्या है। अभी जो बंधन हमें बांध रहा है, वह एक दूसरे के प्रति मानसिक घर्षण है। और इसके अलावा हमारे बीच कोई बहुत छोटा बंधन नहीं है। हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के बारे में द्वेषपूर्ण बातें कहते हैं, जैसे दुनिया के सभी अन्य शापित बुद्धिजीवी करते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है, सभी को शापित है, क्योंकि वे सभी ऐसा करते हैं। अन्यथा हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनी द्वेषपूर्ण भावनाओं को झूठी मीठी बातें कहकर छिपा लेते हैं। यह एक अजीब बात है कि मानसिक जीवन अपनी जड़ों से द्वेष, अकथनीय और अथाह द्वेष में पनपता हुआ प्रतीत होता है। हमेशा से ऐसा ही रहा है। सुकरात, प्लेटो और उसके इर्द गिर्द उसके झुंड को देखो। इन सब के प्रति सरासर द्वेष, किसी और को टुकड़े टुकड़े करने में बस सरासर खुशी। प्रोटागोरस, या जो भी था, और एल्सीबियाड्स और सभी अन्य छोटे शिष्य कुत्ते इस झगड़े में शामिल हो गए। मुझे कहना चाहिए कि यह हमें बुद्ध को पसंद करने पर मजबूर करता है, जो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, या जीसस, जो अपने शिष्यों को छोटी छोटी रविवार की कहानियां सुनाते हैं, शांति से और बिना किसी मानसिक आतिशबाजी के। नहीं, मानसिक जीवन में कुछ गड़बड़ है, मौलिक रूप से। ये द्वेष और ईर्ष्या, ईर्ष्या और द्वेष में निहित है। तुम पेड़ को उसके फल से पहचानोगे। क्लिफोर्ड ने विरोध करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हम सब मिलकर इतने द्वेषपूर्ण हैं। मेरे प्यारे क्लिफोर्ड, सोचो हम सब एक दूसरे के बारे में किस तरह बात करते हैं। मैं खुद किसी और से भी बदतर हूँ, क्योंकि मैं मनगढ़ंत मीठी बातों के बजाय सहज द्वेष को अधिक पसंद करता हूँ। अब वे जहर हैं। जब मैं कहना शुरू करता हूँ कि क्लिफोर्ड कितना अच्छा आदमी है, वगैरह वगैरह, तो बेचारे क्लिफोर्ड पर दया आती है। भगवान के लिए, तुम सब मेरे बारे में
द्वेषपूर्ण बातें कहो, तब मुझे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता हूँ। मीठी बातें मत कहो, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ओह, लेकिन मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते हैं, हेमंड ने कहा। मैं तुमसे कहता हूँ कि हम एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे ऐसी बुरी बातें कहते हैं। मैं सबसे बुरा हूँ, और मुझे लगता है कि आप मानसिक जीवन को आलोचनात्मक गतिविधि से भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, सुकरात ने आलोचनात्मक गतिविधि को एक शानदार शुरुआत दी, लेकिन उन्होंने इससे कहीं ज्यादा किया, चार्ली मे ने कहा, बल्कि बहुत ही शानदार तरीके से। उनके साथियों ने अपनी कथित विनम्रता के पीछे एक अजीबोगरीब दिखावा किया था। ये सब इतना दिखावा था, और यह सब इतना विनम्र होने का दिखावा करता था। ड्यूक्स ने सुकरात के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हेमंड ने कहा, ये बिल्कुल सच है, आलोचना और ज्ञान एक चीज नहीं है। वे निश्चित रूप से नहीं है, बेरी ने कहा, एक भूरे रंग का शर्मीला युवक जो ड्यूक्स से मिलने के लिए आया था और रात वहीं रुकने वाला था। वे सब उसकी ओर ऐसे देखने लगे मानो गधा बोल रहा हो। मैं ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं मानसिक जीवन के बारे में बात कर रहा था, ड्यूक्स ने हंसते हुए कहा। वास्तविक ज्ञान चेतना के पूरे कोश से निकलता है, आपके पेट और लिंग से उतना ही जितना आपके मस्तिष्क और मन से। मन केवल विश्लेषण और तर्क कर सकता है। मन और तर्क को बाकी सब पर हावी होने के लिए सेट करें, और वे केवल आलोचना कर सकते हैं और एक मृत अवस्था बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कि वे जो कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हे भगवान, आज दुनिया को आलोचना की जरूरत है, मौत तक आलोचना की। इसलिए आइए मानसिक जीवन जिएं और अपनी नफरत पर गर्व करें और सड़े हुए पुराने दिखावे को उतार दें। लेकिन ध्यान रखें, यह इस तरह है, जब आप अपना जीवन जीते हैं तो आप किसी तरह से सभी जीवन के साथ एक जैविक पूरे होते हैं। लेकिन एक बार जब आप मानसिक जीवन शुरू करते हैं तो आप सेब तोड़ लेते हैं। आपने सेब और पेड़ के बीच का संबंध तोड़ दिया है, जैविक संबंध। और अगर आपके जीवन में मानसिक जीवन के अलावा कुछ नहीं है, तो आप खुद एक टूटा हुआ सेब हैं। आप पेड़ से गिर गए हैं। और फिर द्वेषपूर्ण होना एक तार्किक आवश्यकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक टूटा हुआ सेब खराब हो जाना एक स्वाभाविक आवश्यकता है। क्लिफोर्ड ने बड़ी बड़ी आंखें बनाईं, उसके लिए ये सब बकवास था। कोनी मन ही मन हंसी। ठीक है, तब तो हम सब सेब तोड़कर खा रहे हैं, हेमंड ने तीखे और चिढ़कर कहा। तो चलो हम लोग खुद को साइडर बना लें, चार्ली ने कहा। लेकिन बोल्शेविज्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? भूरे रंग के बेरी ने पूछा, जैसे कि सब कुछ इसी ओर ले गया था। शाबाश, चार्ली ने दहाड़ते हुए कहा। बोल्शेविज्म के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ड्यूक्स ने कहा, चलो बोल्शेविज्म का मजा लें। मुझे डर है कि बोल्शेविज्म एक बड़ा सवाल है, हेमंड ने गंभीरता से अपना सिर हिलाते हुए कहा। चार्ली ने कहा, मुझे लगता है कि बोल्शेविज्म उस चीज के प्रति अतिशय घृणा है जिसे वे बुर्जुआ कहते हैं, और बुर्जुआ क्या है, ये पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। ये पूंजीवाद है, अन्य चीजों के अलावा। भावनाएं और संवेदनाएं भी इतनी निश्चित रूप से बुर्जुआ हैं कि आपको उनके बिना एक आदमी का आविष्कार करना होगा। तब व्यक्ति, खास तौर पर व्यक्तिगत मनुष्य, बुर्जुआ है, इसलिए उसे दबा दिया जाना चाहिए। आपको खुद को बड़ी चीज, सोवियत सामाजिक चीज में डुबो देना चाहिए। यहाँ तक कि एक जीव भी बुर्जुआ है, इसलिए आदर्श यांत्रिक होना चाहिए। एकमात्र चीज जो एक इकाई है, गैर जैविक, कई अलग अलग, फिर भी समान रूप से आवश्यक भागों से बनी है, वह मशीन है। प्रत्येक व्यक्ति एक मशीन भाग है, और मशीन की चालक शक्ति, बुर्जुआ से घृणा। घृणा, मेरे लिए, यही बोल्शेविज्म है। बिल्कुल, टॉमी ने कहा, लेकिन साथ ही, मुझे लगता है कि यह पूरे औद्योगिक आदर्श का एकदम सही वर्णन है। ये फैक्ट्री मालिक का आदर्श है, सिवाय इसके कि वह इस बात से इनकार करेगा कि प्रेरणा शक्ति नफरत है। नफरत तो है ही, जीवन से ही नफरत। इन मिडलैंड्स को देखिए, अगर यह स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है, लेकिन ये सब मन के जीवन का हिस्सा है, यह एक तार्किक विकास है।
हेमंड ने कहा, मैं इस बात से इनकार करता हूं कि बोल्शेविज्म तर्कसंगत है, यह अधिकांश आधारों को खारिज करता है। मेरे प्रिय मित्र, ये भौतिक आधार को अनुमति देता है और शुद्ध मन को भी। विशेष रूप से, चार्ली ने कहा, कम से कम बोल्शेविज्म तो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। सबसे निचला स्तर, वह निचला स्तर जिसका कोई तल नहीं है। बोल्शेविकों के पास बहुत कम समय में दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना होगी, जिसके पास बेहतरीन यांत्रिक उपकरण होंगे। लेकिन ये सब नहीं चल सकता। यह नफरत का धंधा, इस पर प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। हेमंड ने कहा, खैर, हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। हम और भी ज्यादा इंतजार करते हैं। नफरत किसी भी दूसरी चीज की तरह ही बढ़ती हुई चीज है। यह विचारों को जीवन में जबरन थोपने, अपनी गहरी प्रवृत्ति को थोपने का अपरिहार्य परिणाम है। हम अपनी गहरी भावनाओं को कुछ खास विचारों के अनुसार थोपते हैं। हम खुद को एक मशीन की तरह एक फॉर्मूले से चलाते हैं। तार्किक दिमाग घर पर राज करने का दिखावा करता है और घर शुद्ध नफरत में बदल जाता है। हम सभी बोल्शेविस्ट हैं, बस हम पाखंडी हैं। रूसी लोग बिना पाखंड के बोल्शेविस्ट हैं। लेकिन सोवियत तरीके के अलावा भी कई और तरीके हैं, हेमंड ने कहा। बोल्शेविक वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभी मूर्ख बनना बुद्धिमानी होती है, अगर आप अपना अंत करना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से, मैं बोल्शेविज्म को मूर्ख मानता हूँ, लेकिन मैं पश्चिम में हमारे सामाजिक जीवन को भी मूर्ख मानता हूँ। इसलिए मैं हमारे दूर दूर तक प्रसिद्ध मानसिक जीवन को भी मूर्ख मानता हूँ। हम सभी मूर्खों की तरह ठंडे हैं, हम सभी मूर्खों की तरह भावशून्य हैं। हम सभी बोल्शेविस्ट हैं, बस हम इसे दूसरा नाम देते हैं। हम सोचते हैं कि हम भगवान हैं। भगवान जैसे इंसान, ये बोल्शेविज्म जैसा ही है। अगर कोई भगवान या बोल्शेविस्ट बनने से बचना चाहता है तो उसे इंसान होना चाहिए, उसके पास दिल और लिंग होना चाहिए। क्योंकि वे दोनों एक ही चीज़ हैं, वे दोनों सच होने के लिए बहुत अच्छे हैं। अस्वीकृतिपूर्ण मौन के बीच से बेरी का चिंतित प्रश्न निकला, तो फिर तुम प्रेम में विश्वास करते हो, टॉमी, है न? तुम प्यारे लड़के हो, टॉमी ने कहा। नहीं, मेरे प्यारे, 10 में से 9 बार, नहीं। प्यार आज भी उन आधे अधूरे प्रदर्शनों में से एक है। 2 कॉलर स्टड की तरह छोटे लड़कों के नितंबों वाली छोटी जैज लड़कियों को ढांकने वाले कमर वाले लोग। क्या तुम्हारा मतलब उस तरह के प्यार से है? या संयुक्त संपत्ति, इसे सफल बनाने वाला, मेरा पति मेरी पत्नी वाला प्यार? नहीं, मेरे अच्छे साथी, मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन आप किसी चीज में विश्वास करते हैं। बौद्धिक रूप से मैं एक अच्छे दिल, एक चाहते लिंग, एक जीवंत बुद्धि और एक महिला के सामने शिट कहने का साहस रखने में विश्वास करता हूँ। खैर, आपके पास सब कुछ है, बेरी ने कहा। टॉमी ड्यूक्स जोर से हंसे। तुम देवदूत लड़के हो। काश। नहीं, मेरा दिल आलू की तरह सुन्न हो गया है, मेरा लिंग लटक गया है और कभी अपना सिर ऊपर नहीं उठाता। मैं अपनी माँ या अपनी चाची के सामने शिट कहने के बजाय उसे काट डालना पसंद करूंगा। वे असली महिलाएं हैं, ध्यान रहे, और मैं वास्तव में बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं केवल एक मानसिक जीवन हूँ। बुद्धिमान होना अद्भुत होगा, तब कोई व्यक्ति उल्लेखित और अवर्णनीय सभी भागों में जीवित रहेगा। लिंग अपना सिर उठाता है और पूछता है, तुम कैसे हो, किसी भी वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति से। रेनोया ने कहा कि उसने अपने लिंग से अपने चित्र बनाए। उसने भी बनाए सुंदर चित्र। काश मैं अपने लिंग से कुछ करता। भगवान, जब कोई केवल बात कर सकता है। नरक में एक और यातना जुड़ गई, और सुकरात ने इसकी शुरुआत की। दुनिया में बहुत अच्छी महिलाएं हैं, कोनी ने कहा और अंत में अपना सिर ऊपर उठाकर बोली। पुरुषों को ये बात बुरी लगी। उसे ऐसा दिखावा करना चाहिए था कि उसने कुछ भी नहीं सुना। उन्हें ये स्वीकार करना बुरा लगा कि उसने ऐसी बातों पर इतनी बारीकी से ध्यान दिया था। हे भगवान, यदि वे मेरे प्रति अच्छे नहीं हैं तो मुझे क्या परवाह कि वे कितने अच्छे हैं। नहीं, ये निराशाजनक है। मैं किसी महिला के साथ एक सुर में नहीं रह सकता।
जब मैं किसी महिला के सामने होता हूँ तो मैं उसे चाह नहीं सकता और मैं खुद को इसके लिए मजबूर नहीं करने जा रहा हूँ। हे भगवान, नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और मानसिक जीवन जीऊंगा। यह एकमात्र ईमानदार चीज है जो मैं कर सकता हूँ। मैं महिलाओं से बात करके काफी खुश हो सकता हूँ, लेकिन ये सब शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध। तुम क्या कहते हो, हिल्डेब्रांड, मेरी मुर्गी? बेरी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति शुद्ध रहता है तो ये बहुत कम जटिल है। हाँ, जीवन बहुत सरल है।